दर्शनपुर नामक गांव में बिंदु नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी 2 सौतेली बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। दोनों बहनें बहुत ही होशियार और समझदार थीं। लेकिन बिंदु रिद्धि और सिद्धि को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। बिंदु उनके हर एक काम में रोक टोक किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह रिद्धि और सिद्धि दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी बिंदु जोर से चिल्ला कर कहती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? आप पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो माँ? वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। माँ, हमने सारा काम कर दिया है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। बढ़िया ही स्कूल जाने वाली। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी तुम दोनों? पहले खाना बनाओ, फिर जहाँ जाकर मरना है मरो। माँ, हमारी अड़चन लग जाएगी। ऐसा सुनकर बिंदु सिद्धि को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जितना बोला है उतना कर, नहीं तो तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत अहमियत रखती थी, इसलिए उन्होंने बिंदु की बात मानी और खाना बनाकर स्कूल चली गईं। देर से स्कूल पहुंचने पर उन दोनों को मास्टर से डांट भी पड़ती है। जब दिन में पढ़ाई करके वो दोनों अपने घर लौटती हैं, तो फिर से बिंदु ने पूरे घर के बर्तन और कपड़े उनके सामने डाल दिए और बोली, करके आगे स्कूल में टाइम पास, हम दोनों काम पर लग जाओ। ठीक है माँ। मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, और हाँ, अगर काम खत्म हो जाए तो रात का खाना भी बना लेना। दोनों बहनें थकी हारी काम में लग गईं। काम खत्म करके वो दोनों खाना खाने बैठी ही थीं कि तभी बिंदु का बेटा विजय रिद्धि और सिद्धि को परेशान करने लगा और उनको खाना नहीं खाने देता। पहले दोनों बहनें उसको मिलकर समझाती हैं, लेकिन वो नहीं समझता। तभी रिद्धि उसको एक थप्पड़ मार देती है। विजय जोर जोर से रोने लगता है। विजय की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और कहती है, बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, रिद्धि ने मुझे थप्पड़ मारा। वो सब सुनकर बिंदु क्रोध में आ जाती है और उसके बाल पकड़ लेती है। तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? माँ, आप रिद्धि को मत मारिए, वो हम दोनों को खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए दीदी ने उसे मारा। बड़ी आई रिद्धि की वकील बनने। अगर एक दिन तुम दोनों खाना नहीं खाओगी तो क्या भूखी मर जाओगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जब 2 दिन तक कमरे में भूखी प्यासे रहेगी ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। बिंदु रिद्धि को एक खाली कमरे में बंद कर देती है। रिद्धि बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती है। रात को सिद्धि चुपके से रिद्धि को 2 रोटी और चटनी दे आती है और वो सब बिंदु देख लेती है। फिर बिंदु रिद्धि को कमरे से बाहर निकालती है और दोनों बहनों को मारते हुए कहती है, तुम दोनों बहुत शातिर दिमाग की बन रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब इसका बाप इन दोनों को यहाँ छोड़कर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रिद्धि सिद्धि बड़ी हो जाती हैं और विजय भी बड़ा हो जाता है। जहाँ रिद्धि और सिद्धि पढ़ाई में बहुत मन लगा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ विजय का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता था। एक दिन की बात है, विजय घर पर आता है और बिंदु पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नए नए मोबाइल हैं। नया फोन? कहाँ से लाऊं मैं नया फोन? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए। विजय की जिद पर बिंदु रिद्धि को आवाज मारती है। रिद्धि बिंदु के पास आती है। तुम दोनों बहनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं ना, वो मुझे लाकर दे दो। स्कॉलरशिप के पैसे? लेकिन क्यों? विजय को नया फोन दिलवाना है। पर माँ, वो तो हम दोनों की पढ़ाई के पैसे हैं। सबसे पहले तो तू मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती और विजय तेरा सगा भाई होता, तो क्या तू तब भी इस तरह से पैसे देने से इनकार करती? किसी ने सच ही कहा है, सोतेला सोतेला ही रहता है। बिंदु की बात सुनकर रिद्धि भावुक हो जाती है और सारे पैसे विजय को दे देती है। लेकिन विजय के शौक उस फोन पर खत्म नहीं होते। थोड़े दिनों बाद वो फिर से बिंदु से एक बाइक की मांग करता है। माँ, मुझे बाइक चाहिए। मैं गरीबों की तरह पैदल नहीं घूम सकता। मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज आते हैं। बाइक कोई 2 रुपए की चीज तो नहीं है ना, जो कहो और हाजिर हो जाए। 50-60 हजार रुपए लगते हैं लाने में। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मुझे तो लगता है रिद्धि और सिद्धि की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा ही हूँ। नहीं तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से इनकार करती?
ऐसा कहकर विजय गुस्से में घर से बाहर चले जाता है। उसके जाने के बाद बिंदु मन ही मन कहती है, वैसे एक ही तो बेटा है मेरा, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। मैं कल ही उसे बाइक दिला दूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए सेठ से पैसे उधार लाने होंगे। बिंदु रिद्धि और सिद्धि को कहकर जाती है कि वो सेठ के पास पैसे उधार मांगने जा रही है। तब तक तुम खाना बनाकर रखना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ सेठ से कर्जा लेने गई है, वो भी विजय की बाइक के लिए। चिंता तो मुझे भी हो रही है। माँ ने पहले भी उससे कर्जा लिया है, वो भी अभी तक नहीं उतरा है। अगले दिन ही विजय की नई बाइक आ गई। विजय अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गया था। वो जानता था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। वो उसकी मांग किसी न किसी तरह से पूरा कर ही देगी। लेकिन विजय हर दिन एक नई नई मांग करता रहता था। विजय ने बिंदु को कर्ज में डुबो दिया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। विजय घर पर नहीं था। तभी बिंदु के घर सेठ अपने 4-5 आदमी लेकर आता है। आज 3 तारीख है, तुम्हें याद नहीं है क्या मेरे पैसे देने का? वो मैं जल्द ही चुका दूंगी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मुझे। और कितनी मोहलत दे दूं तुझे? अपने मरने से पहले तो मेरे पैसे चुका देगी ना? जैसे ही रिद्धि और सिद्धि अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनती हैं, तो वो दोनों बाहर आती हैं। सेठ जी, आप हमारी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुझे बाहर किसने आने को कहा? अंदर जा। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सुन रिद्धि, मैं फ्री में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तेरी माँ ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया है, वही मांगने आया हूँ। सेठ जी, हमें थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। रिद्धि के ऐसा कहने पर सेठ एक और मोहलत दे देता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हर महीने 1 तारीख को तुम्हें ब्याज के पैसे देने होंगे, और नहीं दिए तो अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर विजय को जब ये सारी बातें पता चली, तो वो उल्टा बिंदु पर ही चिल्लाने लगा। क्या जरूरत थी इतना पैसा उधार लेने की? मेरे को देखो, मैं कैसे कटौती करके अपना जीवन काट रहा हूँ। एक एक चीज के लिए तरसता हूँ, और एक तुम हो जो लाखों का कर्जा माथे पर लेकर बैठी हो। तुम तो आज या कल मर जाओगी, फिर ये सारा कर्जा मुझे देना पड़ेगा। विजय की बात सुनकर बिंदु की आंखें भर आई। जिस बेटे के लिए उसने इतना सब किया, वही बेटा आज उसे भला बुरा कह रहा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बिंदु को वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। विजय बिंदु को वहीं छोड़कर बाइक से घूमने चला गया। रिद्धि और सिद्धि दोनों अपनी माँ को लेकर अस्पताल आई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद बिंदु की छुट्टी हो गई। वो तो भला हो दोनों बहनों का, जो उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे बचा कर रखे हुए थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया। विजय एक दिन भी अस्पताल नहीं आया। बिंदु घर पहुंच जाती है। माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ। बच्चियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा गलत किया। अगर तुम दोनों ना होती तो शायद आज मैं नहीं बचती। माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है। तभी वहाँ पर विजय आता है और बक्से का ताला तोड़ने लग जाता है, जिसमें बिंदु के कुछ पुराने गहने रखे हुए थे। तभी बिंदु विजय को एक थप्पड़ मारती है। मार क्यों रही है मुझे? तेरे मरने के बाद तो ये सब मेरा ही है। ऐसा कहकर उसने बिंदु को धक्का दे दिया। वो सब रिद्धि और सिद्धि देख रही थी। रिद्धि विजय को एक जोर से थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने माँ को धक्का दिया? उसकी हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी। उसके हर जायज और नाजायज मांग को पूरा करा है मैंने। विजय, तू निकल अभी इस घर से। आज से मेरा कोई बेटा नहीं। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं रहना तुम भिखारियों के पास। बिंदु ने विजय को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने अपनी बेटियों को पराया समझा, वही बेटियां उसकी अपनी निकली। रिद्धि और सिद्धि ने धीरे धीरे नौकरी करके सारा कर्ज उतार दिया और दोनों बहनें अपने माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। गीता का पति और बेटा एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। गीता इस वजह से सदमे में चली जाती है। उसके रिश्तेदार और गांव के लोग उसे पहले की तरह करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन गीता ठीक नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे गीता ने लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन गीता चुपचाप कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी।
तभी उसे उसके दरवाजे के बाहर से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। गीता दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक लगभग 5 साल की बच्ची रो रही थी। तुम यहाँ क्यों रो रही हो? जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी पापा तो एक्सीडेंट में मर गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं रोते रोते यहाँ तक आ गई। ये सुनकर गीता का मन पसीज जाता है और वो बच्ची को गले लगाकर खुद भी रोने लगती है। गीता अपने मन में सोचती है, मेरा पति और मेरा बेटा भी मुझे एक्सीडेंट में ही छोड़कर गए थे। मैं आज तक सदमे को नहीं भुला पाई हूँ, लेकिन अचानक इस बच्ची को देखकर मेरा मन पसीज गया। इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। लगता है मेरे लिए ही इस बच्चे को भगवान ने यहाँ भेजा है। अब से मैं इस बच्ची को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। गीता उस छोटी बच्ची को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। अब तुम्हें सब माहिका नाम से बुलाएंगे। माहिका? ये नाम तो बहुत प्यारा है। वैसे तुम मुझे अपनी मम्मी कहकर बुला सकती हो। गीता ने माहिका को अपनी बेटी बना लिया और माहिका भी गीता को मम्मी कहकर बुलाने लगी। उस दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता अपने मन में सोचती है, मुझे मेरी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देनी है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे काम कौन देगा? गीता सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर घर के कोने में रखी हुई उसकी पुरानी सिलाई मशीन पर जाती है। अरे, इसके बारे में मैं कैसे भूल गई? पहले मुझे सिलाई करने का कितना शौक था। अब मैं फिर से सिलाई का काम करना शुरू कर दूंगी। उस दिन से गीता फिर से सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। गांव वाले गीता से सिलाई का काम करवाने लगते हैं। यहाँ तक कि आसपास के गांव वाले भी गीता से सिलाई का काम करवाते थे। इस तरह उनकी जिंदगी खुशहाल पटरी पर आ गई थी और दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। माहिका स्कूल जाती थी और गीता घर के काम खत्म करने के बाद सिलाई के कामों में लग जाती थी। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं और माहिका 20 साल की हो जाती है। गीता बीमार रहने लगती है। अक्सर उसके घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो घर का काम नहीं कर पाती थी और ज्यादा देर तक सिलाई का काम भी नहीं कर पा रही थी। गीता की ऐसी हालत देख माहिका बोलती है, मम्मी, मैं तो कहती हूँ अब आप सिलाई का काम छोड़ दो, और तो और घर के सारे काम भी मैं कर लिया करूँगी। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? कॉलेज में हूँ मैं भी, और कॉलेज रोज जाना इतना कोई जरूरी नहीं होता। कॉलेज में तो कितनी लड़कियाँ कॉलेज जाकर भी बंक करती हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। फिर मुझे कोई क्यों कहेगा? मैं यहाँ का भी सारा काम देख लूंगी और पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी। आप इसकी चिंता मत करिए। गीता ने माहिका को सिलाई का काम सिखा रखा था, इसलिए माहिका को सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं आती है और वो भी गीता की तरह अच्छे से सिलाई कर लेती थी। गीता के सारे कस्टमर माहिका से सिलाई का काम करवाना शुरू कर देते हैं। उसी के पड़ोस में निशा नाम की एक लड़की रहती थी, जो माहिका से बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसके सामने माहिका की तारीफ करती रहती थी। निशा और माहिका एक ही कॉलेज में थी। कॉलेज में भी टीचर निशा को माहिका से सीखने की सलाह देती रहती थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आता था। कॉलेज का रिजल्ट आता है और माहिका टॉप करती है, लेकिन निशा बस जैसे तैसे पास हो जाती है। निशा की मम्मी उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है और बोलती है, तेरा पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं रहता है, बस सारा दिन फोन देखती रहती है और आवारा लड़कियों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। हमने कभी भी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी और तू हमारी नाक कटवाती रह बस। अरे पड़ोस वाली माहिका को देख, घर के सारे काम करती है, सिलाई करती है, फिर भी कॉलेज में टॉप किया उसने। यहीं रहती है पास में, कुछ सीख लिया कर उससे उसके घर जाकर। इतना बोलकर रीता गुस्से से वहाँ से चली जाती है। निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैं तो इससे बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन सब मुझे इसे सीखने की सलाह देते रहते हैं। अरे भाई, नहीं सीखना मुझे इससे कुछ, कोई क्यों नहीं समझता? इस लड़की की बैंड तो बजानी पड़ेगी। बहुत हो गया अब। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन निशा देखती है कि माहिका गीता को लेकर अस्पताल गई है। उन दोनों के जाते ही निशा उनके घर जाती है और माहिका के सिले हुए कपड़ों को आग लगा देती है। यहाँ तक कि निशा उसकी सिलाई मशीन भी तोड़ देती है।
ये हरकत करके निशा बहुत खुश हो रही थी और वो अपने घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका आ जाती है। मम्मी, ये देखो क्या हो गया। अपने आप तो हुआ नहीं होगा, जरूर ये किसी की साजिश है। लेकिन मम्मी, हम ऐसे सिर्फ शक की वजह से किसी का नाम नहीं लगा सकते हैं। अब क्या होगा? ये सारे शादी के ऑर्डर थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना सारा लहंगा लेने आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? 1 घंटे बाद 3 औरत अपना अपना लहंगा लेने आ जाती हैं। माहिका उन तीनों को सारी बात बताती है। ये क्या किया तुमने? तुम सिलाई के कपड़ों का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। इतना इम्पोर्टेंट था ये। मैंने तुम्हें एडवांस में पैसे भी दिए थे ताकि तुम अच्छे से काम करो। मैं कहीं बाहर से लहंगा खरीद लूंगी, लेकिन तुम्हें पैसों की भरपाई करनी होगी। माहिका के पास कुछ पैसे थे, वो उन तीनों को दे देती है। जमा किए हुए पैसे तो मैंने दे दिए, सिलाई मशीन भी टूट गई। अब मेरे पास सिलाई मशीन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। लगता है अब मुझे कहीं बाहर काम ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह माहिका जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करके गीता से बोलती है, मम्मी, मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। माहिका कई जगह काम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है। उदास होकर माहिका इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर बगीचे पर जाती है। उस बगीचे में अलग अलग तरह के फूल थे, ऐसे फूल जो माहिका ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बगीचा तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से तो और ज्यादा खूबसूरत होगा। वैसे ही कहीं काम न मिल पाने की वजह से मैं बहुत उदास थी। कम से कम बगीचे का नजारा देखकर क्या पता थोड़ी खुशी मिल जाए। इतना सोचकर माहिका बगीचे के अंदर जाती है। वो बगीचे में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। कौन हो तुम और मेरे बगीचे में क्यों आई हो? ये बगीचा आपका है? आप तो परी हो, फिर पृथ्वीलोक का बगीचा आपका कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर परीलोक जैसा बगीचा बनाया है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ और मैं जब भी यहाँ आती हूँ इसी बगीचे में रुकती हूँ। कहीं तुमने यहाँ से कोई फूल तो नहीं तोड़े ना? माहिका बहुत डर जाती है और वो परी के सामने रोने लगती है। तुम इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ। वैसे तुम यहाँ तक आई कैसे? मैं काम ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और भटकते भटकते मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन तुम काम क्यों ढूंढ रही थी? तुम्हारी तो अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की उम्र है। माहिका परी को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर परी भावुक हो जाती है। कोई बात नहीं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मैं तुम्हारी ये परेशानी ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ लेकर जाओगी आप मुझे? तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इस बगीचे में हर कोई नहीं आ सकता है। जो इंसान बहुत ही नेक होता है वही बगीचे में प्रवेश कर पाता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति बगीचे में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे बिजली के झटके लगते हैं। इससे मुझे ये तो पता चल गया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरे बनाई हुई एक और अद्भुत चीज के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। परी ने उसी बगीचे से थोड़ा हटकर एक नदी बनाया था। वो मामूली नदी नहीं थी, इसलिए हर किसी को नजर नहीं आती थी। वहाँ पहुंचकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी उस नदी से एक पेड़ बाहर आता है जिस पर बहुत सारे लहंगे लगे हुए थे। ये कैसी नदी है जिसके अंदर लहंगे का पेड़ है? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अद्भुत नजारा दिखाऊंगी। ये सारे मामूली नहीं हैं, बल्कि बहुत ही अनोखे जादुई लहंगे हैं। तुम हर रोज यहाँ आकर जितना लहंगा चाहो लहंगा ले सकती हो। परी, मैं यहाँ से सिर्फ 4 लहंगा लेकर जाऊंगी। जब 4 लहंगे बिक जाएंगे तब उन पैसों से मेरी सिलाई मशीन आ जाएगी। उसके बाद मैं फिर से पहले की तरह सिलाई करने लगूंगी। सिलाई करके मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, इसलिए मुझे किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मदद के लिए लहंगे लेकर जाना चाहती हूँ। माहिका की ईमानदारी देखकर परी बहुत खुश होती है। उसके बाद माहिका नदी के अंदर जाती है और 4 लहंगे ले आती है। खुश होकर परी माहिका को 10 सोने के सिक्के भी देती है। माहिका परी को धन्यवाद करती है और अपने घर वापस चली जाती है। वो अनोखे लहंगे दिखने में बहुत खूबसूरत थे। माहिका लहंगों को बेचने के लिए घर के बाहर रख देती है। कुछ ही देर में 4 लहंगे बिक जाते हैं और सिलाई मशीन खरीदने के पैसे आ जाते हैं। उसी दिन माहिका सिलाई मशीन भी खरीद लेती है,
लहंगों की खूबसूरती देखकर गांव वालों को लगता है कि इतना सुंदर लहंगा माहिका ने सिला है और उसके बाद फिर से पहले की तरह सभी माहिका से सिलाई करवाना शुरू कर देते हैं। माहिका गीता के घुटनों का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। माहिका का जीवन फिर से पहले की तरह होता देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। अचानक ये सब कैसे हो गया? मैंने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इसके लहंगों के साथ साथ मैंने सिलाई मशीन भी तोड़ दी थी और फिर से अब ये पहले की तरह हो गई। अरे यार, अब फिर से मुझे इससे सीखने की सलाह देना शुरू कर देंगे लोग। थोड़ी देर बाद निशा माहिका के घर के बाहर जाती है और उसी वक्त माहिका अपनी किसी खास दोस्त को परी के बगीचे और अनोखे लहंगे की नदी के बारे में बता रही थी। ओहो, तो ये बात है। मैं भी जाऊंगी परी के बगीचे में। उसके बाद वो भी मुझे जादुई नदी के पास लेकर जाएगी। निशा परी के बगीचे के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो बगीचे के अंदर जाने की कोशिश करती है उसे बिजली का झटका लगता है। उसी वक्त परी वहाँ पर आ जाती है। कैसे मेरे बगीचे में घुसी चली आ रही हो? तुम वही हो ना जिसने माहिका के सिलाई के कपड़ों में आग लगाया था? आपको कैसे पता लगा? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं कोई मामूली नहीं, जो मुझे तुम बताओगी तो ही पता चलेगा। उस दिन माहिका की बातें सुनने के बाद मैंने अपने जादू से पता लगा लिया था कि वो तुम ही हो। अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना माहिका को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। उसके बाद जेल की हवा खाना तुम। परी, मैंने माहिका के साथ जानबूझकर नहीं किया। मैं बस इतना चाहती थी कि कोई भी मुझे उससे कुछ सीखने की सलाह ना दे। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं बताया है। लेकिन तुम भी एक बात जान लो, हाँ ये बात सच है कि दुनिया में सब अलग अलग होते हैं और कोई किसी की तरह नहीं बन सकता। यहाँ तक कि किसी की तरह बनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन है और उसके जीने का सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन माहिका तुम्हें आकर कुछ नहीं बोलती थी, अब तुम्हारे आसपास वाले लोग बोलते थे, तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती? निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी वक्त माहिका के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद वो माहिका से माफी मांगती है। माहिका उसे माफ कर देती है। उस दिन से दोनों दोस्त बन जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।